हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है वो क्या है, नेक्स्ट क्लास है किसकी, पीरियोडिक टेबल की। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आई थिंक पूरा आपको समझ में आ भी गया होगा। पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने एक तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, कौन कौन से साइंटिस्टों ने क्या क्या इसमें योगदान दिया, और उसके बाद हमने नेक्स्ट वाली जो लास्ट वाली क्लास थी उसके अंदर हमने जेड इफेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी। तो उसका क्या किया है, इस क्लास के अंदर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिससे आपका बेस और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और साथ में मैंने क्या लिया इसके अंदर, पीरियोडिक ट्रेंड मतलब प्रॉपर्टीज ली है जो कि हमारे कौन कौन सी काम आती है, पीरियड में क्या चेंज होता है और ग्रुप में क्या चेंज होता है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो करते हैं हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट, जो कि क्या है, सबसे पहले जेड इफेक्ट के एग्जांपल के थ्रू, और साथ में हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिटेल स्टडी भी हम इसके अंदर करेंगे। तो चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है, द जेड इफेक्ट फॉर 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ Cr+3 और 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ Cr+3। हम क्या करना है इसके अंदर, कैलकुलेट हमें करना है। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो तीनों के तीनों क्या करने हैं हम डिटेल से करेंगे, और ये वाला आपको क्या करना है, खुद को सोल्व करना है। तो चलते हैं, पहला जो हम सोल्व करते हैं वो क्या है, क्रोमियम के लिए 3d इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्ट हमें निकालना है। तो हमें पता है क्रोमियम जो होता है कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद क्या आएगा अपने पास 3d5, 4s1। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं बात कर रहा हूं, हमने वहां 3d5 क्यों लिखा, तो हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था कि जो मतलब 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्या करता है उसमें से s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, d में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है किसी कंपेरिजन, अनफील्ड के कंपेरिजन। तो इसलिए क्या लिखते हैं हम, 3d5 4s1 को यहां लिखते हैं। तो बात करते हैं अपने निकालना क्या है, 3d इलेक्ट्रॉन के लिए क्रोमियम का जेड इफेक्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है जेड इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड सिग्मा बोल दो या क्या बोल दो, यहाँ पे एस की बात कर लेता हूं। जेड क्या होता है, यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो एटॉमिक नंबर, और एस क्या होता है यहाँ पे, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट को हम कैलकुलेट किससे करते हैं, स्लेटर के रूल के अकॉर्डिंग, वैल्यू गिवन है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो बात करते हैं जो पहला दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, पहला निकालना है। तो पहला निकालने के लिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन। तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्या आएगा, यहां आ गया मेरे पास 3d5 और 4s1 की बात करते हैं। चलें, अब देखो यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें बात कर रहे हैं, हम 3d की बात कर रहे हैं। तो जब 3d5 की मैं बात करूंगा तो इसमें से क्या करेंगे, 4s बीच में आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया, आउटर शेल हो गया, तो इसको क्या करें हम कंसीडर नहीं करते हैं, पहली बात। तो अब लास्ट डी इलेक्ट्रॉन की हम निकालेंगे, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम जेड इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, उससे कम वाला कंसीडर करते हैं। तो क्या गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d4। ये मेरे पास लास्ट फाइनल क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या है, अलग अलग निकालना है। तो उसमें देखो, मैं पहले बता दूं, लास्ट जब हमने स्लेटर रूल पढ़ा था तो उसमें दो केस पढ़े थे। पहला केस तो ये था कि s और p के लिए हमें वैल्यू गिवन थी, कौन कौन सी, n के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85 और n-2 के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जबकि अगर मैं बात करता हूं डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के बारे में बात करता हूं, तो वहां पे n की वैल्यू कितनी आती है, 0.35, और बाकी n सभी n-1 के लिए क्या कंसीडर करते हैं हम, 1 कंसीडर करते हैं। तो यहां क्या है, देखो d आ रहा है, तो d वाले को क्या मान लो आप यहाँ पे n, और बाकी बचे को क्या मान लो आप n-1। हमें पता है 4s4n कितना होता है, हम कंसीडर करते हैं 0.35। कितने हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर 0.35 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 1.4 इसका आंसर आएगा। अगर मुझे निकालना है कि S4 किसके लिए, n-1 के लिए, तो कितना आएगा मेरे पास, 0, मतलब कितना करना है, 1 मल्टीप्लाई किससे करना है,
टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ से 18, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 18.0 लिख देना है। अब दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो ऐड करने में कितना आएगा 0.4 और कितना आ गया 19.4 आ रहा है। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है मेरे पास 19.4 आ रहा है। अगर मुझे क्या करना है जेड इफेक्ट निकालना है, तो हमें पता है जेड इफेक्ट का फॉर्मूला होता है जेड माइनस एस। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना है 24 गिवन है, तो 24 माइनस के 19.4, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, माइनस करूंगा तो 0.6, 4.6 मेरे पास क्या आ गया, जेड इफेक्ट की वैल्यू आती है। किसकी, डी इलेक्ट्रॉन की, किसमें, 4s मतलब क्रोमियम के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4s इलेक्ट्रॉन मतलब क्रोमियम के लिए 4s इलेक्ट्रॉन की हमें निकालना है। चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड भी हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम में कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। हमें इसकी बात करनी है। अब वो क्या बोल रहा है, पहले ये बोल दिया कि 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो इसको मान लो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाऊंगा तो क्या बच गया मेरे पास बच जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या बच गया मेरे पास 3d5। हमें क्या कंसीडर करना है इसके अंदर, हमें कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है इसके अंदर, ये आउटर मोस्ट था 4 वाला, क्या था, ये क्या था अपने पास n था, तो ये क्या बच गया अपने पास n-1 और ये क्या बच गया अपने पास n बच जाता, n-2 बच जाएगा। तो जब ये बच जाएगा तो हमें क्या करना है, इनमें तो लगानी है n-1 की वैल्यू, इसमें लगानी है हमें n-2 की वैल्यू। अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो देखो कितनी आ रही है मेरे पास, s4n-1 कितना आ गया, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 और 5 कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई विथ 0.85, और दूसरा हो गया s4n-2 कितना आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो 10 into 1 इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 5 से 75 7 5 105 7 112 11.25 आ रहा है और यहाँ 10 आ रहा है। जब दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आ गया मेरे पास, दोनों को ऐड करने पर 5 2 1 और 2 21.25 इसका ये आ रहा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर मतलब फॉर्मूला लिखता हूं किसका, जेड इफेक्ट का, तो जेड इफेक्ट इक्वल टू क्या आ गया, जेड माइनस एस। जेड कितना होता है 24 माइनस के 21.25, तो कितना आ गया मेरे पास, सोल्व करूंगा तो 0 तो कितना आ गया 0.75 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 में से 21 गया तो 2.75 क्या आ गया, जेड इफेक्ट की वैल्यू आती है किसके अंदर, 4s इलेक्ट्रॉन, किसकी, क्रोमियम के बारे में। क्वेश्चन अलग अलग बात कर रहा हूं, ध्यान रहे, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। एक और अपने पास बचा हुआ है, उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, वापस देख लेते हैं। 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ Cr+3, तो हमें क्या करना है, 3d इलेक्ट्रॉन फॉर Cr+3 निकालना है। तो देखो इधर मैं यहां सोल्व कर लेता हूं। हमें पता है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अगर मैं बात करता हूं Cr+3 क्वेश्चन गिवन है हमें, तो मतलब से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देने हैं। तो सबसे इलेक्ट्रॉन तो कहां जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन तो जाएगा 4s1 से, मतलब, और 2 कहां चले जाएंगे, यहां से। तो क्या बच गया मेरे पास, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर भेज दूंगा तो क्या बच गया मेरे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या बच गया 3d3 मेरे पास बच जाता है। अब मुझे क्या निकालना है, इसको सोल्व करना है आगे। तो सोल्व करने का सीधा सा तरीका अपने पास क्या है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, एक को कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या बच गया अपने पास 3d2 बच गया। जब 3d2 की बात करूंगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसका आ रहा है, डी का आ रहा है, तो डी का आएगा तो कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है, वापस देखो आगे। केस नंबर 2 हमें बोलता है कि अगर जब भी डी ब्लॉक में आ जाएगा तो डी को क्या मान लोगे आप, डी को मान लोगे n। तो जब n मान लोगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, वैल्यू कितनी लिखोगे 0.35, तो कितना आ गया पास 0.70। दूसरा ये बोलता है कि जो बाकी बच जाते हैं s मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसको क्या कंसीडर करोगे आप, n-1 कंसीडर कर लोगे। उसकी वैल्यू कितनी लिखते हो आप 1,
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, तो कितना आ गया 18.00, दोनों को एक कर दो ऐड, कितना आ गया मेरे पास 18.70। जब 18.70 मेरे पास आ गया तो हमें क्या करना है, सीधा फॉर्मूला पुट कर देना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस एस। जेड होता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, कितना होता है 24, एस कितना आ गया 18.70, तो माइनस करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 0, तो ऐसा आ गया, 10 में से 7 गया तो कितना 3, और 23 में से अगर 18 गया तो कितना आ गया मेरे पास 5.30। ये था आपका क्या, जेड इफेक्ट की कैलकुलेशन, किसके लिए, Cr+3 के लिए। आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। और जो चौथा वाला है, फोर्थ वाला, वो आप खुद निकालोगे, खुद करोगे, खुद के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आई थिंक जेड इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है आपको पता है कि अगर मास अपॉन वॉल्यूम की बात करता हूं, ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है किसी मैटर का, वो क्या करता है, उसका डेंसिटी कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला तो ये हो गया। अब ट्रेंड्स क्या है, देखो व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन ए ग्रुप, मतलब जब भी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर अप टू डाउन चलते हैं तो बोथ मतलब मास और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होते हैं। ध्यान रखने की बात क्या है, दोनों इंक्रीज हो गए, लेकिन मास इज रेपिडली ग्रो कंपेयर द वॉल्यूम। मतलब क्या होती है, मास वॉल्यूम की तुलना में जल्दी क्या होता है, मतलब क्या होता है, ज्यादा वैल्यू रखता है, इसलिए क्या करते हैं, डेंसिटी जो है इन ग्रुप वो क्या होती है, कंटिन्यूअसली अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मान लो कुछ एग्जांपल गिवन है, क्या है एग्जांपल, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब क्या होती है, अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मतलब अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे गिवन है, ध्यान रहे, एक्सेप्शन आपको जरूर याद रखने हैं कि एक्सेप्शन क्या है। तो देखो एक्सेप्शन है कि पोटेशियम और सोडियम में से सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, और सेम कंडीशन कैल्शियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम की डेंसिटी ज्यादा होती है। होनी क्या चाहिए थी, कैल्शियम की और पोटेशियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती किसकी है, मैग्नीशियम की और सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वेकेंट इनर शेल इन पोटेशियम एंड कैल्शियम इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए कि पोटेशियम और कैल्शियम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके बीच में 3D इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जो कि क्या होता है, अनफिल्ड रहता है। जब अनफिल्ड रहेगा तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इनका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, ज्यादा क्या करता है, ज्यादा मतलब इंक्रीज हो जाता है, किसी कंपैरिजन, मास के कंपैरिजन, इसलिए डेंसिटी क्या होती है इनकी, कम हो जाती है। आई थिंक पूरी बात समझ आ गई होगी। दूसरा ट्रेंड देखो आगे क्या है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द डेंसिटी इंक्रीज अप टू मिडल ऑफ द पीरियड टेबल देन कंटिन्यूअसली डिक्रीज। मतलब मान लो ये पीरियड टेबल है, कितने ग्रुप होते हैं आपको पता है, 1 से लेकर 18 तक होते हैं। तो डेंसिटी पहले तो क्या होगी, इंक्रीज होगी बीच तक तो, और फिर क्या होगी, यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। ध्यान रखने की बात, तो मतलब डेंसिटी से आपने क्या सीखा कि मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। ग्रुप में डेंसिटी बढ़ती है, जबकि लेफ्ट टू राइट चलने पर डेंसिटी बीच तक तो बढ़ती है, उसके बाद क्या हो जाएगी, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सिंपल सी बात। दो मैंने एग्जांपल लिया है एक्सेप्शन के लिए, वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर डी और वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए। चले आगे, नेक्स्ट है दूसरा जो है अपने पास, वो क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आप समझते होंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब कोई भी सॉलिड मटेरियल है उसको अगर लिक्विड में चेंज करता हूं तो जिस टेम्परेचर पर वो पिघल जाता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब कोई भी मैटर है वो लिक्विड फेज में है, अगर उसको हीट करने पर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसका। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जैसे क्या, अगर किसी बात करूंगा, पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की बारे में बात करता हूं, तो केवल एस ब्लॉक की मैं बात किसी करूंगा, ओनली ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन एस ब्लॉक एलिमेंट व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज। ध्यान रखने की बात है, एस ब्लॉक में अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिक्रीज होता है। जबकि डी ब्लॉक के अंदर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अप टू डाउन जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। दूसरी बात। तीसरी बात करता हूं कौन सा, पी ब्लॉक के अंदर थर्ड से लेकर फोर्थ ग्रुप की, मतलब बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली की बात कर रहा हूं। तो व्हेन वी मूव टू डाउन इन अ ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। मतलब एस में डिक्रीज, डी में इंक्रीज।
पी ब्लॉक के 13 और 14 में डिक्रीज और लास्ट वालों में इंक्रीज हो जाता है। 5th से लेकर 7th तक क्या होता है, सेम कंडीशन। अगर मैं ग्रुप में अप टू डाउन जाऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है, ट्रेंड्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला है कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो किसी मेटल का होता है तो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो भी घर में जो बल्ब होते थे पहले, आज से कुछ टाइम पहले, बल्ब उसके जो फिलामेंट होते थे वो किसके होते थे, टंगस्टन के होते थे, ताकि कितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए वो टंगस्टन क्या होगा, मतलब फिलामेंट टूटे नहीं या गले नहीं। दूसरा, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल किसका होता है, मरकरी का। आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मैं हाथ में मरकरी ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, वो यहां पे रूम टेम्परेचर पर किसमें होता है, लिक्विड फेज में ही रहता है वो हमेशा। नेक्स्ट है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में से किसका है, कार्बन का सबसे ज्यादा। इसमें किसका होता है, डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, जो कि क्या है, इसका एलोट्रोप्स होता है। अगला है नेक्स्ट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल किसका होता है, हीलियम का होता है। ये कुछ डायरेक्ट क्या है, क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट जो अपना है प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है तीसरी, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। मतलब वैलेंसी डेफिनेशन क्या होगी, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in outermost cell is known as वैलेंसी। उसे क्या बोलते हैं, हम वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी आपको पता है, वैलेंसी किसको होगी, मान लो मैं बात करता हूं, अभी मैंने बात की थी किसकी, अभी मैंने मान लो एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम की बात करता हूं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसके अंदर 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया, 3 वाला। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, प्लस के 1 होती है। चले आगे, ये तो आपको समझ आ गई वैलेंसी क्या होती है। अब बात करता हूं वैलेंसी डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो ध्यान रहे, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी, तो इसमें देखो 2 रेफरेंस है। पहला रेफरेंस तो क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बेस पर, अगर मुझे पीरियड के अंदर, पीरियड बात, ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुप में तो क्या रहता है, वैलेंसी ऑलवेज सेम रहेगी, ठीक। हाँ, पी ब्लॉक के अंदर थोड़ा सा अलग से कॉन्सेप्ट होता है हमारे, कौन सा होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इस वजह से क्या होती है, अपर वाले जो एलिमेंट है, मान लो जैसे कार्बन की बात कर रहा हूं, तो कार्बन में क्या होता है, +4 वैलेंसी होती है, जबकि नीचे जाऊंगा तो वैलेंसी क्या होती है, 2 कम हो जाती है। तो मतलब नीचे वाली एलिमेंट, जो लास्ट वाली एलिमेंट होगी, वो +2 वैलेंसी शो करती है। ध्यान रहे, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। आगे चलता हूं, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी, तो अगर मैं बात कर रहा हूं रेफरेंस में किसके, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बेस में, तो क्या हो जाएगा, इन पीरियड वैलेंसी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज अप टू 4 देन कंटिन्यूअसली डिक्रीज। मतलब पहले तो क्या होगी, बढ़ेगी, फिर कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। एग्जाम्पल की बात करना चाहूं तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके पास, एग्जाम्पल की कोई कमी हमारे पास नहीं है। मान लो एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसके अंदर, LiH लिथियम हाइड्राइड की बात करता हूं। दूसरी बात करूंगा BeH2, तीसरा बात करूंगा BH3, उसके बाद करूंगा CH4, देन इसके बाद करूंगा NH3, फिर बात करूंगा किसके अंदर H2O, देन HF। तो देखो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में या हाइड्रोजन को बाहर निकालते जाऊं तो यहाँ वैलेंसी कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई अपने पास +1, यहाँ 2 3 4, यहाँ पे वापस 3, यहाँ 2, यहाँ क्या आ जाएगा वापस। मतलब कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस के अंदर जो पीरियड है, पीरियड के अंदर वैलेंसी मिडल तक तो बढ़ती है और फिर बाद में क्या होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाती है। और जबकि अगर मैं बात करता हूं इन रेफरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या रहता है, इसमें पीरियड के अंदर ऑक्सीडेशन मतलब वैलेंसी कंटिन्यूअसली क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। एग्जांपल की बात करना चाहूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसके अंदर, Li2O, इसके अंदर क्या आ जाएगा अपने पास BeO, इसमें क्या आ जाएगा अपने पास B2O3, इसमें B2O3 आ जाएगा, क्या वैलेंसी बढ़ जाएगी ना। इसमें अपने पास कौन सा आएगा, कार्बन में CO2, वैलेंसी बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगा अपने आप।
और उसके बाद नेक्स्ट अपने पास एन वाले में क्या आ जाएगा, P2O5 और ऑक्सीजन वाले के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे कंटिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। एग्जांपल क्या है, मैं थोड़ा सा आगे वाला मिस कर दिया, वो आपको मैं बता दूं, मेंशन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन के रेफरेंस में तो क्या होता है, जो वैलेंसी होती है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है पीरियड के अंदर, जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या होता है, केस के अंदर पहले तो स्टार्ट से बढ़ेगी, फिर बाद में मिडल तक जाके रुक जाएगी, फिर बाद में कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये था तीसरा कॉन्सेप्ट, कौन सा, वैलेंसी का। चलते हैं फोर्थ वाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस होती क्या है, देखो, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या बोला अपन ने, मान लो ये क्या है, मेरे पास एक एटम है, उस एटम के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहां से यहां तक की जो बीच की डिस्टेंस होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये एटम है, न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। चले आगे, इन अदर वर्ड्स इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस सेंटर टू द रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इज हाई, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको पता नहीं होगा, एटम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसकी रेडियस निकालना हमें क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है रेडियस को, एग्जैक्ट रेडियस निकालने के लिए। तो किसके कौन कौन सी क्या है इसके अंदर रीजन है जिसमें क्या होता है, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एटम। तो पहला है इसके अंदर गिवन क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम। एक तो क्या होता है, एटम जो होता है उसकी साइज बहुत छोटी होती है। दूसरा क्या है इसके अंदर, द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इन एनी एटम इज नॉट टू बी क्लियर। हमें नहीं पता कि लिथियम में, बेरिलियम में, बोरॉन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में कहां, मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट में कहां होगा। तो हमें अगर एग्जैक्ट में पता नहीं है तो उसकी रेडियस हम एग्जैक्ट निकाल ही नहीं सकते। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, ध्यान रहे, क्या है इसके अंदर, द कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रेडियस ऑल्सो डिपेंड अपॉन नेबर एटम और एलिमेंट। ध्यान रहे, अगर मान लो पास में दूसरा एटम और पड़ा हुआ है, ऊपर भी पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये प्लस पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर पास में कोई दूसरे एलिमेंट या एटम प्रेजेंट है तो उसकी एग्जैक्ट मतलब रेडियस हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। आई थिंक पूरी बात समझ आ गई। ये तीनों रीजन किस बेस पे थे कि एग्जैक्ट रेडियस हम कैसे, क्यों, मतलब क्यों कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। तीन रीजन के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया है। चलते हैं आगे की ओर। देखो, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होती है चार टाइप की होती है, कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस। इस वाली क्लास के अंदर हम तीनों को, मतलब चारों को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो करते हैं पहले स्टार्ट कोवेलेंट रेडियस के बारे में। देखो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, देखो इधर, मान लो मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं ऐसा मान लो कोई कोवेलेंट कंपाउंड है। पहले बात करता हूं कोवेलेंट होता क्या है। मान लो कोवेलेंट, देखो एक जी, अगर कोई दो नॉन मेटल मेरे पास प्रेजेंट हैं, वो दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के आधार पर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बात करते हैं यहां पे, देखो, द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन एनी कोवेलेंट कंपाउंड इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। ठीक, इसको यहां समझ नहीं आएगा, मैं आराम से डिटेल समझाऊंगा अलग से। जो रेडियस जो होती है कोवेलेंट रेडियस, वो पिकोमीटर में हो सकती है और किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में भी हम मेजर करते हैं। एडिशनली चार्ट्स आर क्रिएटेड फॉर द कोवेलेंट रेडियस ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट आर ट्वाइस एंड ट्रिपल बॉन्डेड। मतलब इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या होता है, पहली बात तो क्या होता है कि दो नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जब दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बनता है, कोवेलेंट बनता है। ठीक,
अब कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो किसके बिना में बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस बात करता हूं। मान लो मेरे पास क्या है, एक क्लोरीन एटम ये रहा, दूसरा क्लोरीन एटम ये रहा, दोनों में क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनाना है। तो माना कि ये क्लोरीन था, ये दूसरा क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यहां कर दी। इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, ध्यान रहे, समझना ना। तो ये क्या बन गया, यहां से यहां तक कोवेलेंट कंपाउंड बन गया। इनके दोनों के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका जो ये हाफ होगा ना, ये हाफ, इसको बोलते हैं हम यहां से यहां तक को कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। पहली बात तो आपको समझ आ गई। डायग्राम और भी दिखाता हूं। मान लो ये क्या है, एटम है, इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, मान लो। तो इसके बीच का जो हाफ कर दूंगा मैं यहां से, दोनों न्यूक्लियस के बीच का हाफ, उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के, कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला तो होता है, अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और मान लो अगर 4 शेयर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और मान लो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो अगर 2 करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रहे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 नॉन मेटल नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और कौन सा होता है तीसरा? ट्रिपल बॉन्ड होता है। चले आगे की ओर। देखो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस। तो पहला क्या है, फॉर होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब क्या है, अगर दोनों के दोनों नॉन मेटल सिमिलर मतलब सेम है तो उसको बोलेंगे होमोन्यूक्लियर बोल देंगे। जैसे एग्जांपल या H2 मतलब Cl2 Br2 O2 की बात कर रहा हूं। अगर मुझे इसके डिस्टेंस निकालनी है, मतलब रेडियस निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? RAA बोले तो सिमिलर टाइप ऑफ एटम का अगर बीच की डिस्टेंस का अगर हाफ कर दूंगा, ये जगह सेम एग्जांपल ये वाला, 2 मेरे पास क्या है, होमोन्यूक्लियर। मान लो ये मतलब क्लोरीन है, इसकी बीच की टोटल डिस्टेंस ये है, इसका अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाती है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। दूसरा क्या है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या पहले निकालते हैं, दोनों की प्रॉपर डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालेंगे? दोनों की प्रॉपर डिस्टेंस कितनी है। अगर मान लो होमो है तो होमो में डिस्टेंस हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं केवल उसका हाफ करके। हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाती है। जबकि हेटेरो के अंदर हमें पहले क्या निकालनी पड़ती है, रेडियस निकालनी पड़ती, मतलब डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। एग्जांपल है HCl HBr एक्सेट्रा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन है RA मतलब फर्स्ट एटम की रेडियस प्लस RB सेकेंड एटम की रेडियस माइनस 0.09 मल्टीप्लाई विथ डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। आपको वैल्यू भी याद रखनी पड़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बात करता हूं इसके अंदर, आगे चलता हूं। देखो यहां हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन एक मैंने क्या किया आज की स्लाइड के अंदर, इस पे बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल मैंने ले लिया है ताकि आपको समझा दूंगा उस टाइम। देखो 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ध्यान रखें। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, मतलब अगर वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की बढ़ती है, इंक्रीज देन बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज। मतलब मैं यहां एक कॉन्सेप्ट लिख दिया कि जो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, बॉन्ड लेंथ के साथ। ठीक, पहली बात तो। दूसरा, फॉर कैलकुलेशन रियल वैल्यू ऑफ कोवेलेंट रेडियस यूजिंग सिंगल बॉन्ड इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अगर मुझे किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में रियल वैल्यू किसकी निकालनी है, किसकी, कोवेलेंट रेडियस की, तो क्या लेना पड़ेगा, ध्यान रखने की बात है, कॉन्सेप्चुअल चीज है कि हमें चाहिए होमोन्यूक्लियर में सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड चाहिए होता है। ठीक, अब इसी में दोनों बेस्ड में क्या करता है, क्वेश्चन ले लिया मैंने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यू ऑफ कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेटेड बाय। क्या मैं CH4 की सहायता से कोवेलेंट रेडियस निकाल सकता हूं? क्या मैं C2H2 के बेस पे कोवेलेंट रेडियस निकाल सकता हूं? क्या मैं C2H4 की सहायता से कोवेलेंट रेडियस निकाल सकता हूं? और फोर्थ है C2H3 की C2H6 के सहायता से कोवेलेंट रेडियस निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। तो ध्यान रहे, इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा, हमारे पास 4 रहेगा। अब तीनों क्यों नहीं रहेगा, उसका रीजन देखो। पहला है CH4 का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, CH H OH और ये H, इसमें दूसरा कार्बन नहीं है। तो हमें क्या बताया था, होमो चाहिए, होमो। यहां क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हेट्रो आ रहा है, तो मतलब पहला कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा C2H2, तो क्या लिखेंगे,
ये बना लिया C2H2, ये इसका क्या है फॉर्मूला है, तो इसका कर दिया मैंने स्ट्रक्चर बना दी C2H2 की। तो यहां देखो मैंने क्या है ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो मतलब मैंने क्या बोला सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, तो मतलब दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा याद करता हूं C2H4, तो यहां कह रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मतलब ये भी कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी कौन सा बच गया C2H6, ये क्या आ गया अपने पास C2H6। देखो यहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन होमोन्यूक्लियर आ गया, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये इसी ये क्या है इसका आंसर हो गया। ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारे पास मिलते हैं और आते हैं क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 2, द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन कितनी की गिवन है 5 पिकोमीटर और 20 पिकोमीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसकी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला भी बताया था मैंने कौन सा आता है DAAAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.009 इंटू डेल्टा EN, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की बात करता हूं। हमें कैलकुलेट करना है इसके बारे में। अब देखो क्या क्या गिवन है हमें, हाइड्रोजन गिवन है और क्या गिवन है हमें क्लोरीन गिवन है। तो मैं यहां सिंपल सी बात कर दूं, यहां पे आपको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है और फॉर्मूला निकाल लेना है। ये खुद आप करोगे, मैं नहीं कर रहा। RA की वैल्यू कितनी होती है 5 पिकोमीटर, RB की वैल्यू कितनी होती है 20 मीटर गिवन है 0.09 और डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा। आपको क्या करना है हाइड्रोजन क्लोरीन की वैल्यू ढूंढते हुए इसको सोल्व करना है, आपका काम, मेरा काम नहीं। चले आगे चलते हैं इसके अंदर। आगे ट्रेंड्स देखो, कोवेलेंट रेडियस का ग्रुप में बात करूंगा। जब भी ग्रुप में बात करूंगा तो कोवेलेंट रेडियस हमेशा क्या होगी इंक्रीज होती है, और लेफ्ट राइट चलने पर रेडियस क्या होगी डिक्रीज होती है। ये चाहे से कोवेलेंट हो, वंडरवॉल हो, चाहे से मतलब आयनिक रेडियाई हो या मेटल रेडियाई हो, चारों के अंदर सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। चले व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप द कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सिल्टिंग इफेक्ट। जब हमने पढ़ा था सिल्टिंग इफेक्ट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन एडजेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करेंगे तो क्या होगा वो दूसरे को क्या करेंगे दूसरे धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा शेल इंक्रीज होता है, शेल इंक्रीज होगा तो साइज बढ़ जाएगी। दूसरा पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मैंने एग्जांपल बताया था बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन वाला। बोरोन का प्लस चार्ज कम होता है, कार्बन का प्लस चार्ज ज्यादा होता है और नाइट्रोजन का प्लस चार्ज और ज्यादा होता है। इसलिए क्या करते हैं आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। चले ये हो गया ग्रुप और पीरियड के बारे में। एग्जांपल की बात करता हूं, देखो आगे ये है द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन Br2 कितनी होती है 220 पिकोमीटर होती है, जबकि देन कोवेलेंट रेडियस ऑफ ब्रोमीन इज 114 पिकोमीटर होती है। मतलब इसका हाफ बात कर रहा हूं। हाफ पूरे Br2 कितनी है 220, रेडियस कितनी हो गई इसकी 114। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस Cl2 कितनी हो गई 198 पिकोमीटर हो गई, जिसका हाफ कितना आ गया अपने पास 99 पिकोमीटर क्या आ गई इसकी रेडियस आ गई। तो ये था किसके बारे में अपने पास कोवेलेंट रेडियाई के बारे में। दूसरी बात करेंगे किसके बारे में वंडरवॉल रेडियस के बारे में। तो जब मैं वंडरवॉल रेडियस के बारे में बात करता हूं तो क्या होता है देखो डेफिनेशन ध्यान रखना है, डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। क्या है व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम, मतलब जो एटम आपस में जुड़े हुए ही नहीं है नॉन बॉन्डेड एटम्स आर इक्वल द वंडरवॉल रेडियस इज इक्वल टू 1/2 दैट डिस्टेंस। जैसे कि मान लो ये डायग्राम दिया है, ये कोई कंपाउंड है, इधर कोई दूसरा कंपाउंड, मान लो इधर कौन सा कंपाउंड है H2 वाला कंपाउंड है, इधर मान लो कौन सा है Cl2 वाला कंपाउंड है। ठीक, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। जब जुड़े हुए नहीं है तो ये वाला जो एटम है इसका जो न्यूक्लियस है, इधर वाले एटम का जो न्यूक्लियस है, इनकी डिस्टेंस मतलब इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसका अगर मैं हाफ कर देता हूं तो मेरे पास कौन सा आ जाएगी वंडरवॉल रेडियस मेरे पास क्या होती है आ जाती है। तो यही क्या है वंडरवॉल रेडियस होती है। क्या होता है आगे इन अदर टर्म्स it is half of the distance between two non-bonded or molecule within molecules atoms that are closest to one another। मतलब क्या होते हैं जो पास में दो कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके नाभिकों का मतलब न्यूक्लियस का हाफ जो होता है उसको बोलते हैं हम वंडरवॉल रेडियाई बोलते हैं। आगे चलते हैं,
यूजुअली द मेजरमेंट यूनिट यूज टू रिकॉर्ड द वैल्यू इज इन पिकोमीटर, मतलब किसी में कैलकुलेट करते हैं हम पिकोमीटर में इसको कैलकुलेट करते हैं। द डिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय वन डर वाल इंटरेक्शन एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंक्लूडिंग डाइपोल डाइपोल एंड डिस्पर्सन फोर्स। मतलब क्या होता है, दो टाइप के फोर्स लगते हैं, डाइपोल डाइपोल, पढ़ा होगा आपने वन डर वाल फोर्सेज के बारे में, वो क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ध्यान रखिए बात। आगे, द वन डर वाल रेडियस कैन बी यूज्ड टू फोरकास्ट द मैनर इन विच एटम विल पैक टुगेदर टू क्रिएट अ सॉलिड। मतलब क्या करते हैं, आपस में जुड़ के सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, वहां भी क्या करता है, ये अप्लाई होता है। मतलब वहां किसको कंसिडर हम क्या करते हैं, जनरली कंसिडर वहां नहीं करते हैं, और किसमें बात करते हैं हम, गैसेस में इसको क्या करते हैं, ज्यादा अप्लाई करते हैं। चलिए आगे, ये थे वन डर वाल रेडियस के बारे में। इसके बारे में कुछ लिया हुआ है, देखो नोट क्या है, वी नो दैट इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल कंपाउंड्स एक्सेप्ट जिनोन और क्रोमियम। ये दोनों क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें जिनोन की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन, क्रोमियम कंपैरिजन। सो इट इज एटॉमिक रेडियाई यूजिंग टर्म वन डर वाल रेडियाई, इसलिए इसको बोलते हैं वन डर वाल रेडियाई बोलते हैं। सो इट इज नोन एज इनर्ट गैस रेडियाई भी इनको हम बोल देते हैं। देखो इधर हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, तो पीरियड के अंदर एलिमेंट की रेडियस क्या होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। जैसे बोरोन में 208 थी और यहाँ क्या हो रही है, घटती जा रही है, जबकि पीरियड के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूंगा तो 135 से क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। मतलब पीरियड में तो कम होगी और ग्रुप में इंक्रीज होती है, ध्यान रखिए बात। चल आगे, ट्रेंड्स ग्रुप में बात करें, वही बात कर रहा हूं मैं। व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप द कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज, तो कोवेलेंट रेडियाई थोड़ी आएगी, यहाँ पे क्या आएगी अपने पास, यहां आएगी वन डर वाल। सेम कंडीशन यहां पे क्या आएगा, वन डर वाल। क्या होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, पीरियड में तो डिक्रीज होगी, ग्रुप में इंक्रीज होती है। नोट, वन डर वाल रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। देखो एक चीज बता दूं, कोवेलेंट तो इस ऐसी थी, ये कोवेलेंट रेडियाई, जबकि वन डर वाल रेडियाई क्या होती है, देखो इधर, तो ये क्या रहेगी, हमेशा वन डर वाल रेडियाई ज्यादा रहेगी, तो मैंने लिख दिया आरवी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आरसी। आरसी बोले तो कोवेलेंट रेडियाई, आरवी क्या होती है, वन डर वाल रेडियाई के बारे में बात कर रहा हूं। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, वो क्या है, वो है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होती है, इट इज द रेडियस ऑफ एन जॉइंट बाय मेटेलिक बॉन्ड। मतलब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, मान लो कोई एक मेरे पास मेटल है, ये मेरे पास क्या है, दूसरी मेटल है, दोनों के न्यूक्लियस का हाफ क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस कहलाता है। पहली चीज तो ये। आगे, इन अ मेटेलिक क्लस्टर द मेटेलिक रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेंस्ट एटम। मतलब दो पास पास में कोई एटम है, उनका जो हाफ होता है वो क्या कहलाती है, मेटेलिक रेडियस कहलाती है। ईच एटम्स डिस्टेंस विल बी द सेम सिंस ए मेटल विल बी ए कलेक्शन ऑफ एटम फ्रॉम द सेम एलिमेंट। अगर मान लो दोनों मेटल क्या है, सेम टाइप की है, तो उनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, मतलब रेडियस क्या रहेगी, ऑलवेज इक्वल रहती है। चलते हैं आगे, एग्जाम्पल देखो, द मेटेलिक रेडियस ऑफ द आयरन कितनी है, 126 पिकोमीटर है, विच इज सेपरेट बिटवीन द एडजॉइंट आयरन एटम इन सॉलिड इज 252 पिकोमीटर। एक आयरन का क्या रोड है, उसमें आयरन के बहुत सारे क्या है, मेटल जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो डिस्टेंस है, मतलब क्या है, कितनी है, 252। सबकी रेडियस क्या रहेगी, ऑलवेज हमेशा 126 पिकोमीटर रहती है। चलिए आगे, ट्रेंड्स, वो एक चीज हमारे पास ग्रुप में पीरियड में सेम रहती है, क्या रहता है, देखो, when we move up to down in a group metallic radius continuously increase due to increase of shielding effect। आपको पता है अच्छे से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। in period when we move left to right in a period then metallic radius continuously decreases due to increased value of effective nuclear charge। मतलब चार्ज बढ़ता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ज्यादा अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने से साइज क्या होती है, कम होती जाती है। चले आगे, नोट क्या है, मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस बट लेस देन वन डर वाल रेडियस। तो ध्यान रखो क्या है, यहां क्या बोलता है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, वन डर वाल रेडियस, उसके बाद कौन सी आ गई, आरएम, और उसके बाद कौन सी आ गई, आरसी। ये रिलेशन आ गया, मतलब कोवेलेंट रेडियाई जो होती है सबसे कम होती है, उससे ज्यादा कौन सी ज्यादा होती है, उसके बाद मेटल रेडियाई, उससे ज्यादा कौन होती है, वन डर वाल रेडियाई क्या होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। चले आगे चलते हैं, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होती है, द रेडियस ऑफ आयन इन आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। क्या होती है, द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स आउटरमोस्ट शेल प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस। मतलब क्या करती हैं, अगर
कोई भी एलिमेंट है उसमें आउटर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन या तो मूव मतलब क्या हो गए रिलीज हो जाए या उसमें ऐड हो जाए, तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है कौन सी होगी, आयंस के रूप में प्राप्त होती है। ठीक, आयंस दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, एक तो कैटायन, दूसरा क्या होता है एनायन। कैटायन क्या होता है, अगर मान लो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर रहा है मतलब रिलीज कर रहा है तो क्या होगा, किस फॉर्म में कौन आयन प्राप्त होगा अपने को, कैटायन ग्रुप में। अगर मान लो किसी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, तो कौन किस फॉर्म में आयन बनेगा अपने पास, एनायन के रूप में आयन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखें, मान लो ये है क्या है मेरे पास एक एनायन है, ये मेरे पास क्या है एक कैटायन है, ये कैटायन, ये क्या है मेरे पास एनायन है। तो यहां से यहां सेंटर से यहां जहां इलेक्ट्रॉन पाई जाएगी उसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, आयनिक रेडियाई बोलते हैं। कैटायन के लिए कैटायनिक रेडियाई, आयन और एनायन के लिए एनायनिक रेडियाई हम बात करते हैं। चलिए आगे डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आयंस इज नोन एज आयनिक रेडियस बोलते हैं। आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हो या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो तो क्या बनता है, आयन बनता है। आयन दो प्रकार के बनते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक, कैटायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और एनायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक, और उसका जो मतलब न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, आयनिक रेडियाई बोलते हैं। देखो आगे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। पहला फैक्ट क्या है, देखो फैक्ट 1, द कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। मतलब कोई भी जो एटॉमिक रेडियाई थी, मतलब पहले कोई एलिमेंट था, अगर वो कैटायनिक रेडियाई बन गई है मतलब वहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, तो जब बाहर चला जाएगा आउटर मोस्ट सेल से तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी, कम होती है, क्योंकि हम कंसिडर क्या करते हैं आउटर मोस्ट सेल के बारे में। तो जब आउटर मोस्ट का सेल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो साइज क्या होगी, अपने आप छोटी हो जाती है। एग्जाम्पल, साइज ऑफ सोडियम एटम इज 186 पिकोमीटर होती है, बट साइज ऑफ सोडियम आयन कितनी होती है, 95 पिकोमीटर होती है। मतलब पहले कितनी थी, 186 पिकोमीटर थी, लेकिन जैसे ही आयनिक फॉर्म में आ गया सोडियम Na+1 में तो कितना हो गया, 95 पिकोमीटर। साइज ऑफ मैग्नीशियम एटम कितनी होती है, 160 पिकोमीटर होती है, लेकिन मैग्नीशियम आयन कितनी होती है, 72 पिकोमीटर होती है। चले आगे की ओर, रीजन देखो आगे, रीजन क्या है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज व्हेन लॉस इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी एलिमेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है बाय एटम, सो इट इज अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली। मतलब क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करते हैं, स्ट्रॉन्ग से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज क्या होती है कैटायनिक रेडियाई की डिक्रीज हो जाती है। पहला फैक्ट तो ये। दूसरा फैक्ट क्या बोलता है, द नेगेटिव रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर, मतलब इट्स पेरेंट एटम। मतलब मान लो कोई एलिमेंट था, मान लो सल्फर है मेरे पास, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, S-2 हो जाएगा। तो जो पहले सल्फर था उसकी साइज से S-2 की साइज क्या होती है, कम होती है। S-2 की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद। क्यों होता है, देखो ये चीज। एग्जांपल, साइज ऑफ क्लोरीन एटम 99 पिकोमीटर होती है, जबकि साइज ऑफ क्लोराइड आयन कितना होता है, 181 पिकोमीटर होती है। रीजन देखो, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन बाय एटम, सो इट इज रिपल मोर स्ट्रांगली टू एटम, देन साइज ऑफ एनायनिक रेडियाई इज कंटिन्यूअसली क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमने क्या पढ़ा, दो पढ़ा। अगर मान लो कोई एलिमेंट है मेरे पास, कोई न्यूट्रल एलिमेंट है, अगर वहां से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो क्या हो जाएगी, साइज उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, उसकी साइज बढ़ जाती है। बढ़ती क्यों है, क्योंकि उसमें वैल्यू ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक, दो चीज का हमने डिटेल से स्टडी कर ली है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर। फैक्ट नंबर 3 क्या बोलता है, in any group when we move from up to down then ionic radii always increase due to number of cell increase। मान लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आयन दिए हुए हैं, ये क्या है, सेम ग्रुप के। तो यहां वैल्यू कितनी है, 60, 95, 133 और 149 और 170। तो मतलब आयनिक रेडियाई की बात कर रहा हूं तो अप टू डाउन जाने पर ऑलवेज इंक्रीज होती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। चले आगे की ओर। फैक्ट नंबर 4 भी देख लीजिए। इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलते हैं। साइज ऑफ द एनायनिक स्पीसीज ऑलवेज ग्रेटर देन कैटायनिक स्पीसीज। मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, जैसे एग्जांपल O-K2, F-1, Ne+1 और Mg+2। मेरे पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो साइज हमेशा जिसपे जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी साइज उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है।
दिख रहा होगा। O-2 सबसे बड़ा है, उसके बाद F-1, Na, Na+1 और Mg+2 सबसे छोटा होता है। तो मतलब कहने की बात यह है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर मैं साइज की बात करता हूं तो जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की बात कर रहा हूं। ओके, चलते हैं आगे की ओर। आगे है रिलेशन बिटवीन वॉन डेर वाल, मेटेलिक और कोवेलेंट रेडियस। तो मैंने पहले ही बता दिया ये चीज कि वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस होती है, उसके बाद किसकी होती है, कोवेलेंट रेडियस की साइज होती है। ये मैंने पहले ही बात कर ली है, तो इसमें हम ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। तो आगे चलते हैं, हमने कौन सा ध्यान रखने की बात, एक्सेप्शन ऑफ ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से एक्सेप्शन है जो एटॉमिक रेडियस हम पढ़ते हैं ना कि लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज होती है, अप टू डाउन जाने पर मतलब सॉरी लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होती है और अप टू डाउन जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमने ये पढ़ा। तो ऐसे कौन से एलिमेंट जिसको क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो पहले याद करते हैं किसके अंदर, एक्सेप्शन ऑफ ट्रेंड्स इन ग्रुप नंबर 13 की बात करता हूं। क्या होता है ग्रुप नंबर 13 के अंदर, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम के, होना ये चाहिए था। अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, बोरॉन एल्यूमिनियम की क्या होती है, यहाँ पे बोरॉन से ज्यादा होती है लेकिन गैलियम से भी ज्यादा होती है। गैलियम, इंडियम, थीलियम, मतलब नीचे से फॉलो कर रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम क्या करता है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। क्या है, इन ग्रुप नंबर 13 व्हेन वी मूव अप टू डाउन देन एनोमली इज प्रेजेंट ड्यू टू 3d इलेक्ट्रॉन, देन साइज ऑफ गैलियम इज डिक्रीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। मतलब क्या होता है, जैसे बोरॉन से एल्यूमिनियम में गया तो एल्यूमिनियम से कहां जाएगा, ये गैलियम में जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, 3d इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बीच में। तो जब भी 3d इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। 10 मतलब, या मतलब इससे बात कर दूं तो ये कौन सा था, एल्यूमिनियम किसमें आ रहा था, ये आ रहा था यहाँ पे 2p के अंदर। अब ये कहाँ आएगा, इसके अंदर 4p में आएगा। तो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे तो वैल्यू ऑफ जो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता। क्या बढ़ जाता है उस जगह, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का जो साइज है वो गैलियम से क्या गैलियम से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या आ गया, इसके बाद पहला एक्सेप्शन अपने पास 13 ग्रुप के अंदर मिल गया है। पहली बात क्या है, वापस बोलता हूं, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा होता है। क्यों होता है, रीजन क्या है, बदला बोला मैंने कि एल्यूमिनियम में 3p में इलेक्ट्रॉन जा रहा था जबकि गैलियम में 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जब 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो 18 इलेक्ट्रॉन में शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू जो इंक्रीज होनी चाहिए थी वो क्या होता है, उतनी इंक्रीज नहीं होती, और वहां इंक्रीज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए ये पहला एक्सेप्शन अपने पास मिल गया। चले आगे दूसरा, एक्सेप्शन ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 में क्या होता है, देखो एटॉमिक रेडियस कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक तो क्या होती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, लेकिन देन देयर आर माइनर इंक्रीज इन रेडियस, मतलब उसके बाद क्या होती है, कम होती है। देखो मान ले कौन क्या चाहिए था, कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो यहां क्या होता है, वही केस सेम कंडीशन। तो यहां क्या होता है, कार्बन तो सिलिकॉन तो बढ़ गई, लेकिन यहां पे वापस जर्मेनियम से लेकर टिन और लेड में सेम कंडीशन आ गई। क्यों आ गई सेम कंडीशन, वो क्या होता है, बीच में ये आ रहा है कहां पे, 3p में, यहां का आ रहा है 4p के अंदर, बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मतलब वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता, उससे कम प्राप्त होता है, और वैल्यू ऑफ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए साइज ऑफ द गैलियम, वो जर्मेनियम क्या होती है, लेस देन सिलिकॉन हो जाता है। चलो ये था अपने पास ग्रुप नंबर 14। चलते हैं ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ यू लुक एट द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इन द टेबल अबव यू विल ऑब्जर्व दैट you go down the atom gains a new orbital. The atomic and ionic radii of group 15 element are increased by these additional orbital, but as we can see there isn't much of an increase in ionic radii from आर्सेनिक टू बिस्मिथ। मतलब सब कुछ तो सही है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मिथ में वो वाली वैल्यू चेंज आती है। मतलब एग्जांपल लेता हूं, देखो इधर क्या है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी, होना ये चाहिए था। होता क्या है, यहां तक तो सब कुछ चल रहा है सही, लेकिन यहां पे कुछ उल्टा हो गया। क्या बोल रहा है हमें, आर्सेनिक से बिस्मिथ की ओर ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें रीजन क्या लिखा हुआ है,
as we can see there isn't much of an increase in ionic radius from arsenic to bismuth. This is caused by heavier member having fully filled d and f orbital. मतलब इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे f और f ब्लॉक आते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनियम सीरीज आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनमें शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कम हो जाती है और वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, बढ़ जाती है। या तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, d और f ब्लॉक की वजह से ये वाली चेंज है जिसके अंदर आए। ठीक, 13 में क्या पढ़ा हमने कि एल्यूमिनियम और गैलियम के बारे में पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, हमने 18 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आए। सेम कार्बन फैमिली में भी यही चीज हुई, किसमें हमने उसके अंदर बात की, सिलिकॉन और जर्मेनियम में सेम केस आया। जबकि यहाँ जो नाइट्रोजन फैमिली थी इसके अंदर केस क्या हो गया, थोड़ा अपोजिट हो गया, इसमें एफ ब्लॉक की वजह से क्या हो गई, प्रॉब्लम आ गई। चले आगे चलते हैं हम आगे। एक्सेप्शन ऑफ ट्रेंड्स इन 3D सीरीज। 3D सीरीज में क्या होता है, देखो ये ऑर्डर दिया हुआ है, मैं इसमें ऊपर की बात नहीं कर रहा, मैं तो इसे समझा रहा हूँ ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो हम जानते हैं ये क्या है, एक पीरियड है। तो पीरियड में जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो साइज क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो डिक्रीज होने का एक रीजन ये होता है कि जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू से। तब तो साइज क्या होगी, घटेगी। चले आगे, मैग्नीज से लेकर निकल तक क्या हो गया, केस के अंदर दोनों इक्वल आ गए। इक्वल कब आएंगे, जब जेड इफेक्ट की वैल्यू शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। और बढ़ेगा कब, जब क्या होता है, यहाँ पे जेड इफेक्ट की वैल्यू लेस होती है किससे, शील्डिंग इफेक्ट से, तो मतलब यहाँ इंक्रीज होती है। तो हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर जनरली क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन 3D सीरीज जो है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, पहले तो डिक्रीज होती है, फिर इक्वल होती है, फिर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसका रीजन ये है कि पहले जेड इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा थी, फिर बाद में इक्वल हो गई, फिर बाद में क्या हो जाएगी, लेस होती है किसके, शील्डिंग इफेक्ट की तुलना। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट और लास्ट अपना कौन सा है जो आज का टॉपिक अपना, एक्सेप्शन ऑफ ट्रेंड्स इन 4D और 5D सीरीज के अंदर। 4D और 5D सीरीज की बात करता हूं तो क्या है, द रेडियाई ऑफ द थर्ड सीरीज एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन दोज ऑफ द सेकंड सीरीज एलिमेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हायर ऑर्बिटल। मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं जैसे कि मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो डी में क्या है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो 4D में जो पहले जो एलिमेंट आएंगे, पहले एलिमेंट कौन से आएंगे, मैं क्या बात करता हूं, सबसे पहले कौन सा आएगा अपने पास यहाँ पे, स्कैंडियम, स्कैंडियम, ये मान लो फर्स्ट ग्रुप अपना, ये क्या है अपने पास, फर्स्ट ग्रुप है, हाँ ठीक है, स्कैंडियम, यटरबियम और लेंथेनम और एक्टिनियम। इसके बाद क्या होता है, यहां तक तो साइज क्या हो जाएगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है इस वाले आगे तक। लेकिन यहां क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बीच में आते हैं। जब लेंथेनाइड और इसके बाद जो एलिमेंट आएंगे, स्कैंडियम के अगले वाला जो ग्रुप है, मतलब मैं बात करता हूं यहाँ पे स्कैंडियम से टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम और थोरियम। तो यहां से यहां तक तो जिर्कोनियम तो साइज तो क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन हाफनियम की और जिर्कोनियम साइज क्या रहेगी, ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। हाफनियम की और थोरियम की साइज लगभग ऑलमोस्ट क्या रहेगी, इक्वल रहती है। क्यों, क्योंकि बीच में लेंथेनाइड के 14 एलिमेंट आ गए और उसके बाद में एक्टिनाइड के 14 एलिमेंट आते हैं। तो जब भी क्या होगा, बीच में एलिमेंट आएंगे तो जो साइज है वो क्या होती है, कंटिन्यूसली जितनी बढ़नी चाहिए तो उतनी नहीं बढ़ पाती, क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाती है। तो मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 3D, 4D और 5D। तो 3D में तो क्या था कॉन्सेप्ट अपने लग रहा, 3D से 4D में तो क्या था, सेम कॉन्सेप्ट, साइज इंक्रीज हो रही थी। लेकिन 4D से जब मैं 5D और 6D में जाता हूं तो साइज हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए थी, जो कि नहीं होती। क्यों, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता, जबकि क्या बढ़ जाता है वहां पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो एग्जांपल किया जेड इफेक्ट का, उसके बाद हमने पढ़ा कि मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी, पहली थी डेंसिटी, दूसरा हमने क्या पढ़ा उसके अंदर डेंसिटी के बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा पढ़ा हमने उसके अंदर वैलेंसी, और चौथा हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक रेडियाई कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की, कोवेलेंट, उसके बाद वंडरवॉल, मेटेलिक और आयनिक। आयनिक में कैटायनिक, आयनिक हमने डिटेल से स्टडी कर ली है, और उसके बाद
उसके फैक्ट्स भी हमने पढ़ लिए हैं, और कौन कौन से एक्सेप्शन है पूरी पीरियड टेबल के अंदर रेडियस के बारे में, जैसे कि ग्रुप नंबर 13 में, 14 में, 15 में, 3D सीरीज में, और बाकी 4D और 5D 6D के अंदर हमने डिटेल से बात कर ली। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम कैसे बात करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें ताकि हम उसको सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में दे सकें। ठीक है, थैंक यू।